सबसे पहले क्या है जो हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड। ठीक है। व्हाट पीपल डू, व्हाई पीपल डू, हाउ पीपल डू। हमारे माइंड में ये थॉट्स आती है ना कि लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन वजूहात के बिना पर ऐसे एक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? Clinical psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental health illness and behavior problems. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल साइकोलॉजी आपका क्या करती है? असेसमेंट करती है। ठीक है। कंप्रिहेंसिवली मेंटल एंड बिहेवियर हेल्थ केयर के लिए। ठीक है। इसमें फर्दर क्या आता है? इसमें आप फोकस करते हैं इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। अब एक चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है बेसिकली वो क्या करती है? फोकस करती है आपके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर पे। ठीक है। हमारा जो कॉग्निशन होता है उस पे वर्क करती है। जस्ट हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है साइकोलॉजी में। नहीं, आपके पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग, ये सब चीज़ें जो है वो साइकोलॉजी देख रही होती है एट द स्पॉट। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल, फिर इमोशनल, फिर बायोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल। फोर्थ वन पे हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं। देन सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तो ये कल्चरल भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर रही होती है बेसिकली हमारी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सेकेंड थिंग ये है कि ये हमारे बिहेवियर्स को चेकआउट कर रही होती है और एट द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं? कपल्स की भी हम थेरेपी कर सकते हैं, फैमिलीज़ की कर सकते हैं, ग्रुप्स की कंसल्टेशन जो भी हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप थेरेपी करनी है तो वो हम कैसे करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली। ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके। यस नेक्स्ट मैम। वन। हाँ जी, श्योर जी, पूछे मुझे। मैम आपने यूज की टर्मिनोलॉजी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कैन यू एलेबोरेट इट? श्योर। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, सबसे पहले ये देखिए बच्चे, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं तभी हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हमारा डिस्टर्ब होता है ना, हमारे ब्रेन में थॉट्स आती हैं जिसकी वजह से हमारी जो बाकी जो सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। थॉट्स ही जो होता है मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, एंजाइटी को ले लें आप। ठीक है। ओसीडी है आपको, या खुदा न खास्ता फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। फिर हमारा बिहेवियर ख़राब हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमारी थॉट्स जब डिस्टर्ब हुई तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद इमोशनली हम या तो सेंसिटिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर में आ जाते हैं। इमोशनल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी। इमोशंस का मतलब हमारे बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो उसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अग्रेशन आ सकता है, आपकी हेट आ सकती है, लव आ सकता है, सेंसिटिविटी, जो भी आप कह लें वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। तो हम इमोशंस चेक करते हैं कौन सी इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो आपके क्लाइंट में इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट हम चेक करते एक्सक्यूज हैं। मी, जी बच्चे। आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम ये इसको हम लोग इस तरह एलैबोरेट कर सकते हैं कि इफ समवन इज हैविंग मतलब अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे, डिस्टर्ब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके थॉट्स ठीक नहीं है, इमोशनली डिसबैलेंस अपने आप को फील कर रहा है, अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रहा है, तो कैन वी से कि वो बंदा इंटेलेक्चुअली उसका डिसेबल है? डिसेबल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर न्यूरोलॉजिकल केसेस वगैरह हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हम उसमें क्या करेंगे? हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। तो हम इसका फर्दर क्या कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मेंटली तौर पे वो प्रॉब्लम में है। अगर हम जस्ट उसके बाद, जैसे मैं अभी आप फर्दर आपको बताऊंगी कि हम असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। ठीक है। अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जस्ट सिंपल काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हो अपनी, तो काउंसलिंग के लिए भी आपके माइंड में क्या थॉट आएंगी कि जी मुझे काउंसलिंग करवानी है, सामने वाला फ़ौरन से आपको मोटिवेशनल थेरेपी देना शुरू कर दे, आपकी काउंसलिंग करना शुरू कर दे, तो आई थिंक सो इट्स नॉट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपकी असेसमेंट करनी चाहिए। असेसमेंट कैसे करते हैं? कि आप पे प्रॉपर टेस्ट अप्लाई किया जाए, आपकी इंटेंसिटी को चेक किया जाए कि किस हद तक आप डैमेज हो चुके हैं इस डिसऑर्डर की वजह से।
स्वेयर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ये फर्दर आगे की डिस्कशन है। तो बैक टू द टॉपिक। हाँ, बात कर रहे थे क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है, आपके जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं बायोलॉजिकली, उसमें देखा जा सबसे पहले इंटेलेक्चुअल, फिर इमोशनल की कौन सी इंटेंसिटी, कौन सी इमोशंस जो है वो उसकी जो इंटेंसिटी है इंक्रीज हो चुकी है। फिर बायोलॉजिकल आता है। फॉर एग्जांपल हमें सम टाइम ईईजी करनी पड़ जाती है अपने क्लाइंट की। फॉर अगर आपका क्लाइंट एपिलेप्सी का है तो ईईजी की जा सकती है। अगर एपिलेप्सी का नहीं है तो ईसीजी भी की जा सकती है। एंजाइटी के पेशेंट्स अक्सर ईसीजी के उसमें आते हैं कि जी ईसीजी कर दे, मेरा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ भी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी ईसीजी की जाए या मेरे हार्ट रेट को चेक किया जाए, तो आप ईसीजी भी कर सकते हो। फिर आप आते हो साइकोलॉजिकल टर्म पे। साइकोलॉजी में सबसे मेन चीज़ होती है सिम्टम्स। आपके साइन पर आपके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हम जो है ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, माइट भी पॉसिबल उसके जो सिम्टम्स है उसको हम नज़र में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट जो है वो पैनिक अटैक का है, तो जो पैनिक अटैक हो या एंजाइटी का क्लाइंट हो, तो वो सबसे पहले फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, फिजिकल कंप्लेंट्स सच एज माइग्रेन है, हेडिक है, सिंपल हेडिक है। इसके अलावा क्या कह सकता है जी, मुझे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसल टेंशन्स हो जाती हैं, वॉमिटिंग आती है। ये सब चीज़ें जो है वो फिजिकल सिम्टम्स में आ जाती हैं। सबसे पहले वो बायोलॉजिकल डॉक्टर के पास भी जा सकता है और वो वहाँ पे अपना चेकअप करवाएगा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा दिल में दर्द है, मेरा दिल बंद होने वाला हो जाता है, मुझे सांस नहीं आता। सच एज इसके एग्जांपल में बहुत सारी वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। मुझे हेडेक होता है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, मेमोरी लॉस है, काफ़ी सारे सिम्टम्स। तो उसके बाद क्या होगा कि बायोलॉजिकल डॉक्टर माइट बी पॉसिबल, जो एमबीबीएस डॉक्टर वो आपके लिए रेकमेंड कर दे ये मेडिसिन ले लें। लेकिन वो मेडिसिन आपको तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगी। वो क्यों इफेक्ट नहीं करेंगी? क्योंकि जो डायग्नोज है वो एक्चुअल में रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल इशू है। देन आप साइकोलॉजिकल इशू को देखकर उसको फिर असेसमेंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर जो है वो आपको दोबारा से कहेगा जी नहीं, आप ना किसी साइकोलॉजिकल उनको दिखा लें या साइकेट्रिक्स को चेकअप करवा लें, मैं मेडिसिन चेंज कर चुका हूँ लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को देखने के बाद आप क्या करते हो, क्योंकि वो फिजिकल कंप्लेंट्स कर रहा है, तो फिजिकल कंप्लेंट्स को देखकर हम क्या करते हैं, फर्दर उनसे और क्वेश्चनिंग करते हैं, एलेबोरेट करवाते हैं वाकई इनको प्रॉब्लम है, फिर हम असेसमेंट पे आते हैं कि उस पर टेस्ट अप्लाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी। फर्दर और क्या है, पहले इस पे डिस्कस करते हैं, फिर असेसमेंट पे जाएंगे। Clinical psychology is an investigate of social science theory and clinical knowledge for the purpose of understanding। ठीक है, ये सबसे पहले आपके पर्पस को चेक करती है, आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को चेक करती है। फिर आपके इंक्लूडिंग सच एज प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इवेंट्स, मेजर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज, सब्सटेंस अब्यूज एंड अदर एडिक्शनल प्रॉब्लम्स। इवन देन आपके मैरिटल स्टेटस प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज विद कॉपिंग विद पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स टीम फॉर फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड द जनरल साइकोलॉजी। वही चीज़ें हैं मैंने आप लोगों से फर्स्ट में पूछा था। तो सबसे पहले क्या है, अ टिपिकल डिस्टिंक्शन इज दैट जनरल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन हेल्दियर पीपल। ठीक है, जो जनरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्दियर पीपल को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, करियर काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये सोचना चाह रहे हो कि जी मैं कौन सा करियर सेलेक्ट करूं, या थोड़ा बहुत आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए चले जाते हो, लेकिन आप हेल्दी हो, मेंटली प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन while the clinical psychologist focus on the people with more serious mental health issues। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जनरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हेल्दियर पीपल को देखते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं आपके मोर देन सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी और साइकोटिकल डिसऑर्डर्स भी। हैव एन आइडिया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बाय द न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोटिक फीचर्स?
न्यूरोलॉजिकल वी कैन से कि समथिंग ब्रेन में कोई इम्पेयरमेंट है, और हम लोग साइकोटिक वो कहते हैं जब बिल्कुल कॉन्शियसली वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बिल्कुल एक उसकी अपनी अपनी जो स्टेट है अवेयरनेस वाली वो बिल्कुल उसके माइंड से निकल जाती है, तो वो साइकोटिक हो जाता है। मैम इमोशनली मैम अगर साइकोटिक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इनसाइट नहीं होती रिगार्डिंग डिजीज के हवाले से, और न्यूरोसिस की अगर हम बात करते तो इनसाइट होती है रिगार्डिंग डिजीज के हवाले से। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, पैनिक है, ओसीडी है, ये सारे न्यूरोसिस में आएंगे। और साइकोटिक में मैनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेसिव साइकोसिस, ये सब साइकोसिस में आएंगे। एग्जैक्टली ठीक है। सबसे मेन डिफरेंसेस क्या हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं? बच्चे हम ना जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो डिजीज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो डिसऑर्डर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग हम लोग क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके आई थिंक सो यहाँ प्रॉब्लम। यस मैम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो ट्रीटेबल होते हैं। सबसे पहले माइंड में ये रखिएगा, वो ट्रीटेबल होते हैं, जल्दी वो क्योर हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो परसेंटेज होती है वो प्रोग्नोसिस की 80 to 90% होती है। जो कि साइकोटिक फीचर्स होते हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो अगर एक्सट्रीम पर भी लेकर जाएं यानी कि बहुत अच्छा रिव्यू भी दें तो उसमें क्या होगा 40 to 50%, ठीक है। वो फिर भी हम श्योर नहीं होते कि मैनिया अगर पूरा भी कंप्लीट आपका टर्मिनेशन तक हो चुका है लेकिन फिर भी कोई भी हैप्पीनेस मोमेंट पे या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सैडनेस मोमेंट पे आपको एपिसोड आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, वो ट्रीटेबल बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट उनमें इंसाइट्स नहीं होती, जबकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इंसाइट्स होती है, ठीक है। क्लियर हो गया डिफरेंसेस? मैम ट्रीटेबल का यहाँ पे क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा, यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे ट्रीटेबल? जी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो ट्रीटमेंट का पर्पस होता है यानी कि प्रॉपर आपके अंदर से वो जो भी डिसऑर्डर था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है, टर्मिनेशन हो चुका है, वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जबकि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉपर कंप्लीटली ख़त्म नहीं होते। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को ले लें, ठीक है, स्किज़ोअफेक्टिव ले लें, स्किज़ोफ्रेनिया ले लें, तो उसमें क्या होता है, माइट बी पॉसिबल रेजिडुअल टाइप जो है वो आ जाए अगेन। इंसाइट क्या होती है बच्चे? ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग याद रखिएगा, ये आफ्टर 15 मिनट जो होंगे उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। बेसिकली आप लोगों को भी आइडिया होगा, काफ़ी बच्चों ने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को जब क्लिनिकल साइकोलॉजी आया था तो उससे पहले जो था साइकोलॉजी को साइंटिफिक नेचर या साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था, ठीक है। इसको कहा गया था अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट, तो एरिस्टोटल ने और फर्दर उनका ये बयान था कि जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली वो क्या है, एक रूह का इल्म है, ठीक है। किसी ने रूह का इल्म कहा तो किसी ने पानी और आग का रिलेशन कहा, किसी ने जिस्म और रूह का रिलेशन कहा, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इसको आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है बच्चों? क्लियर है मैम। ओके क्लियर है, क्लियरली आवाज आ रही है आपकी, डोंट क्लियर है मैम। ओके। एक्चुअली कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन किया। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि रूह और जिस्म का इल्म है या फिर ये एक ऐसा रिलेशन है जो आग और पानी का है, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक नेचर नहीं होती। आपको पता है कि जब साइंटिफिक नेचर होती है वो साइंटिफिक नेचर कैसे प्रूव होती है, टेस्टिंग से, प्रॉपर उसके असेसमेंट से, उसके ट्रीटमेंट से, तभी। अदरवाइज साइंस इस चीज़ को लॉजिक्स पे वो वर्क करती है, ना कि वो आपके इमोशनल प्रूफ्स पे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आप सेंसिटिव हो रहे हो, क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, तो इसको नहीं मानती। वो क्या करती है, वो आपके प्रॉपर वे में जो भी आपके प्रूफ्स होते हैं उनको चेकआउट करती है। तो जब हमारे पास टेस्टिंग इंक्लूड हुई, एक्सक्यूज मी मैम। जी श्योर जी बच्चे। मैम ये मोहम्मद अजीम का मैसेज आप पढ़ें, हम सब इस पे एग्री करते हैं, रिएक्ट भी से मिले, प्लीज आप इसका मैसेज एक बार पढ़ें।
अच्छा बच्चे, बेसिकली ये जो ओरिएंटेशन क्लास होती है ना, वो 3 मंथ्स की नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, ये 2 मंथ्स की है और इसमें प्रॉपर आपको नेक्स्ट बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या कवर किया जाएगा, क्या-क्या इसकी आउटलाइन होगी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अबाउट, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, ठीक है? आपका ये इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपको इसका पर्पसेस बताऊंगी। फर्दर मैं आपको इसकी आउटलाइन शेयर करूंगी कि हम इसमें क्या क्या कवर अप करेंगे, ठीक है? बेसिकली जब भी ओरिएंटेशन क्लास होती है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है? आपने पढ़ाना क्या है। ये तो नहीं कि मैं जस्ट आप लोगों को आउटलाइन शेयर कर दूं और जस्ट मैं आपको बता दूं कि इसका ये ड्यूरेशन है, 2 मंथ्स इसके कोर्सेज का ड्यूरेशन है, वीकेंड बेस्ड क्लासेस होंगी, 8 to 9 PM होगा। तो ये बच्चे बेसिकली ये तो फिर मैं इंट्रोडक्टरी में तो जस्ट आपको वो बता रही हूँ ना, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, फर्दर ये चीज़ें हमने देखनी है। और अगर यही इन्फॉर्मेशन मैंने अगर आप लोगों को देनी थी तो वो तो फर्दर मैं आपको ग्रुप में वैसे भी दे सकती थी। उसके लिए प्रॉपर लाइव आना ये थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है? अच्छा, agree इसमें मैम। ठीक है बच्चे, इसमें कंटिन्यू बस करते हैं अगेन। बेसिकली अगर ma'am. हम इस चीज़ में आ जाते हैं ना तो वो एक थोड़ा सा, खैर बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जब साइंटिफिक बनी जब इसमें टेस्टिंग इंक्लूड किया गया, ठीक है? टेस्टिंग आई, देन फर्दर क्या हुआ कि इसको इम्प्रूव किया गया, वाकई ही ये साइंटिफिक नॉलेज है तभी इसको हम साइंटिफिकली करते हैं, वरना ये आर्ट्स का सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अब ये साइंस का सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हम दोबारा से मैं आगे फर्दर नहीं स्टार्ट करती क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी आउटलाइन। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे भी आपको एलैबोरेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास होगा काउंसलिंग साइकोलॉजी, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन बाय द काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड द एक्चुअल थेरेपीज़, ठीक है? हम जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ यूज़ करते हैं बेसिकली वो क्या होती हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजी बेसिकली क्या है। हमारे माइंड में ये होती है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी ये है वो है, उसके फर्दर हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही होती हैं कि काउंसलिंग ऐसे होती है, काउंसलिंग ऐसे होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंसलिंग के जो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। व्हाट इज़ प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलर कैसा होता है, हाउ टू काउंसलिंग हेल्प्स यू, कैसे काउंसलिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है? व्हाट इज़ द काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग, कौन कौन सी टाइप्स आती हैं जिनको काउंसलिंग के थ्रू आउट हम क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिकली टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ और फर्दर थेरेपीज़, कि हम थेरेपीज़ क्यों करते हैं, थेरेपीज़ क्या होती हैं, साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग में क्या डिफरेंसेस आते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है? क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ क्लिनिकल असेसमेंट, हम क्या क्या उसमें असेसमेंट करते हैं, क्या असेस करते हैं, की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है? असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसकी वैलिडिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को, स्टैंडर्डाइजेशंस को, इन चीज़ों के सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने के बाद हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट डायग्नोज करते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं कि बच्चे कहते हैं जी मैम हम जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं ये जस्ट ये होता है कि जी हमने डायग्नोज करना है कि इसको फ़लाँ वाला डिसऑर्डर है, इसको ये वाला डिसऑर्डर है, दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत रॉन्ग है। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट भी प्लान करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, फर्दर उसका ट्रीटमेंट, हर चीज़ जो है वो हम कवर अप करते हैं। जस्ट हम लोग ये नहीं करते कि असेसमेंट करके वाइंड अप कर दें, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है? प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम बेसिकली देखते हैं TAT टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं उसको जो पढ़ाती हूँ मतलब फॉर एग्जांपल आपको कार्ड्स वगैरह शफल किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे और उसके अबाउट प्रॉपर वे में आपको पढ़ाया जाएगा और उसको आपने अप्लाई भी करना है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है
पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वैसे भी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, TAT हो गया, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई, ठीक है, आपकी इसके बाद आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशंस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजाइटी, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्टिंग दोनों ही करवाई जाएंगी, ताकि आप लोगों के मेथड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब केस, कोई भी केस जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो उसमें हम लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज करते हैं, तो वो केस मतलब कितनी हद तक डिफिकल्ट होना चाहिए जिसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज कर सकें बच्चे, पेशेंट पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो ये एक्सट्रीम लेवल के केसेस हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रीनिया अगर एक्सट्रीम पे चला जाए ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, वो किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि ये कौन है, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं मुझे आइडिया ही नहीं है ये कौन है, तो आप उसके थ्रू आउट इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, उसकी मेमोरी के लिए लिहाज से दे सकते हैं, फर्दर और चीज़ों के भी, यानी कि मेमोरी के साथ साथ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए भी इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम है और साइकोलॉजिस्ट इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ये साइकेट्रिक्स का ही प्रोसेस है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट मैम। मैम अगर यहाँ पे अगर एज साइकियाट्रिस्ट वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन का उन पर कोई असर नहीं होता और साथ में साइकोलॉजिस्ट उनके सेशंस देते हैं, तब साइकोलॉजिस्ट का भी उस पर कोई असर नहीं होता, तो फिर देते हैं के बाद मेडिसिन और सेशंस को कंटिन्यू करें। सेशन तब कंटिन्यू होगा जब पहले बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट कभी भी ECT वो नहीं करते हैं, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट ही देते हैं। बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले जो भी ये प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है MSc लेवल पे भी क्लिनिक बनाए होते हैं और वहाँ पे मेंशन किया होता है प्रॉपर वे में कि साइकेट्रिक्स हैं। बेसिकली साइकेट्रिक्स ना तो MSc करने के बाद बनता है और ना ही वो कोई भी थेरेपी अप्लाई कर सकता है। इवन आपने MPhil भी किया है साइकोलॉजी में, तब भी आप कोई भी लिटिल आप किसी को रिलैक्सेशन थेरेपी भी नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं हो जब तक आप ADCP ना कर लो या MS ना कर लो, ठीक है, टॉप अप MS कर लो या MS कर लो, नॉर्मल जो भी आपके लिए हो आप उसको प्रॉपर वे में कर सकते हो, देन आप बता सकते हो कि जी हाँ, लेकिन फिर भी आप मेडिकेशंस नहीं दे सकते। और आप बच्चे जो बात कर रहे थे कि जी अगर वो साइकेट्रिक से पास किया है और मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, फिर वो थेरेपीज़ ले रहा है तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम सबसे पहले उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। टेस्ट अप्लाई करने के बाद उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि अगर इसको ये वाला डिसऑर्डर है तो वो किस हद तक डेंजरस है, किस हद तक वो उसमें लाई कर रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है, ठीक है। अगर वो मॉडरेट या स्वेयर पे आता है देन हम उसको मेडिकेशंस की तरफ रेफ़र करते हैं, मेडिकेशंस वो साथ साथ यूज़ करता है और साथ में उसकी थेरेपीज़ भी की जाती हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों का एक और क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम अगर मेडिकेशंस की तरफ ही रेफ़र कर दिया जाए तो क्लाइंट दोबारा साइकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं आएगा। इमरान क्या नाम है बच्चे आपका, काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि जी मैम अगर हम रेफ़र कर देंगे साइकेट्रिस्ट के पास तो साइकोलॉजिस्ट के पास दोबारा क्लाइंट नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के, ठीक है, क्या क्या हम लोग क्या क्या आप लोगों के लिए प्लान करते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि अब तक ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं आई कि रात के 2 बजे अगर आप कब्रिस्तान से गुजर रहे हो और आपको खौफ है कि कोई पीछे आ रहा है तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये पिल ले लो और इसके बाद आपको खौफ नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये जो फोबियाज़ होते हैं, फेयर्स होते हैं या फर्दर जो भी उसको इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो विदाउट थेरेपीज़ के क्लियर नहीं होते। मेडिकेशंस आपको इतना रिलायबल कर देंगे या इतना आपको ठीक कर देंगे कि आप उठ के बैठ जाओगे और थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे और दूसरों की बात को सुन सकोगे। थेरेपीज़ बेसिकली आपको अंदर से ट्रीट करती हैं, ठीक है, अंदर से इनर हीलिंग करती हैं जिसकी वजह से आप जो है वो परमानेंटली ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिकेशन से टेम्परेरी तो आप मेंटेनेंस कर लोगे, लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो कहाँ से होता है, थेरेपीज से होता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक्स का जो रिलेशन बताया जाता है वो इंक और पेन का बताया जाता है, ठीक है। इंक के बगैर पेन का कोई भी
है ही नहीं कि क्या पेन क्या कर लेगा। विदाउट इंक के आप लोग क्या करते हो, पेन को वेस्ट कर देते हो। और विदाउट पेन के आप इंक क्या कर सकते हो, आप फिंगर से तो इंक से कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप दोनों का रिलेशन, आप दोनों का आपस में साथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी इकरा, क्या कहना चाह रही हैं आप? इकरा, आर यू देयर? यस मैम। मैंने हैंड रेज किया है, क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी जी साजिदा, श्योर, आप करें। यहाँ पे क्वेश्चन आया था ईसीटी का भी और मेडिकेशन का भी, और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि किस स्टेज पे हमें मेडिकेशन देनी चाहिए, किस स्टेज पे, और आपने कहा कि टेस्टिंग होनी चाहिए। मैं इसको जरा थोड़ा सा एलिमिनेट करना चाहूंगी कि इफ एनी इलनेस इज फॉर एग्जांपल माइल्ड मॉडरेट, then we can go for the therapy, but if it is the level of the illness or the depression or the anxiety is increased to the level कि वो स्वेयर है, तो आपने फिर मेडिकेशन की तरफ उसको करना है। ईसीटी का जो क्वेश्चन था उसके लिए हम कहते हैं रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट, जो हमारा जो कोई भी पेशेंट है जो जिसपे थेरेपी भी काम नहीं करी, उसपे मेडिकेशन भी काम नहीं करी, तो दैट इज द पॉइंट जिसपे हमने उसको ईसीटी देनी होती है। अब अंदर आपने बड़ी अच्छी चीज की कि जो मेडिकेशन है वो हमारा एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल तो लो कर सकती हैं, बट जो हमारी कॉग्निटिव एरर्स हैं, जैसे आपने फोबिया की बात की है, या हमारी कोई ऐसी परेशानी है जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो मेडिकेशन कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। कोई दवाई हमारे मसले का हल नहीं होती। जो मसले का हल है वो कोई साइकोथेरेपी के जरिए हल हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तो अनटिल अनलेस उसका एजुकेशनल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, तो नो मैटर व्हाट एवर द मेडिकेशन इज बीइंग गिवन, तो उसकी वो परेशानी भी खत्म नहीं होगी। और होना क्या है कि मेडिकेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज द स्ट्रेसेस सिमिलरली कोई स्ट्रेस है लाइफ का, चाहे वो करियर का है, चाहे वो लाइफ का है, चाहे कि डेथ इन द फैमिली है, रिलेशनशिप इशू है, तो उसको साइकोथेरेपी के थ्रू टारगेट किया जाता है। थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच साजिदा, इट्स ऑसम आंसर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम लोग सबसे पहले टेस्ट ही इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकें। उसके बाद ही हम देखते हैं कि अगर तो कंडीशन बहुत ज़्यादा स्वेयर है तो हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन स्वेयर कंडीशन हम जस्ट न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग में न्यूरोटिक केसेस में देखते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें फर्दर साइकोटिक फीचर्स में या साइकोटिक डिसऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, साइकोटिक में हम स्वेयर तक नहीं जाएंगे, मॉडरेट लेवल पे ही उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे। वो यूं कर देंगे क्योंकि आपको पता है वैसे ही स्वेयर है, एक तो उसके अंदर इंसाइट्स नहीं है, सेकंड वो अपने आप को ही नहीं जानता, वो अवेयर ही नहीं है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकेशन की तरफ रेफ़र करेंगे ताकि वो इस कंडीशन में आ सके कि वो आपकी बात सुन सके, ठीक है। अगर वो अवेयर ही नहीं है, फर्दर वो उसको पता ही नहीं है कि मुझे हुआ हुआ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी बात कैसे सुनेगा, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। तो हमें उसको रेफ़र करना है मेडिकेशंस पर, ताकि मेडिकेशंस के बाद वो प्रॉपर आपको इतना रिलायबल हो जाए कि वो आपको सुन सके, आपके बारे में या अपने बारे में वो अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल में मुझे ये प्रॉब्लम है, देन मुझे ये फर्दर करना चाहिए, देन आपको उसको फिर थेरेपीज़ देनी है। तो थेरेपीज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, और विदाउट थेरेपी के आई थिंक सो जस्ट मेडिकेशंस पे ही किसी को रखा जाए तो मेडिकेशंस या तो ट्रीटेबल होंगी, लेकिन सम टाइम आपको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, एडिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है कि हम अक्सर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक्स होते हैं वो स्लीपिंग पिल्स यूज़ करवा देते हैं ताकि वो 3-3 दिन से मुसलसल जाग रहा है तो वो थोड़ी सी स्लीपिंग पिल लेगा, रेस्ट कर लेगा। तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, उस स्लीपिंग पिल को नोट डाउन कर लेते हैं या उसको देख लेते हैं, तो फिर फर्दर उसको निशानी के तौर पर उसको बार बार यूज़ करते हैं।